नमस्कार, मैं मनोज जागलान आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे ज्वालामुखी। तो तैयार हो जाइए ज्वालामुखी पढ़ने के लिए और अपने विचार बताने के लिए कि आप ज्वालामुखी के बारे में क्या जानते हैं। तो देखते हैं ज्वालामुखी, हमारा टॉपिक जो है ज्वालामुखी। सबसे पहला सवाल, जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाता हूं तो मेरा यही होता है कि ज्वालामुखी है क्या। आप बताइए ज्वालामुखी क्या है। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड दोनों में ये क्वेश्चन आ चुका है। ज्वालामुखी क्या है? कि एक आकस्मिक अंतर्जात बल है। आकस्मिक अंतर्जात बल है। आकस्मिक अंतर्जात बल है। ओके, तो ये हमारी बात थी कि ज्वालामुखी क्या है। आकस्मिक अंतर्जात बल। आकस्मिक का मतलब होता है अचानक उत्पन्न होने वाली, अंतर्जात का मतलब होता है पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होने वाली। तो आपको पता है ज्वालामुखी अंदर ये लावा होता है और ये लावा जब इसका तापमान बढ़ जाता है तो यह धरातल को फाड़कर बाहर आता है। तो ये धरातल को फाड़कर क्या आता है? बाहर आता है। ये आपकी ज्वालामुखी होती है। तो ज्वालामुखी उत्पन्न कहां हुई? अंदर। और प्रभाव कहां दिखा रही है? धरातल पर। और ये अचानक आती है, बिना बताए आती है। इसका मतलब ज्वालामुखी एक आकस्मिक अंतर्जात बल है। अब आप देखिए ज्वालामुखी कि ज्वालामुखी कहते किसे हैं, ज्वालामुखी होती क्या है। तो ज्वालामुखी एक छिद्र है, एक छिद्र या मुख है जिससे अत्यधिक गर्म लावा, गैसीय पदार्थ एवं ठोस पदार्थ बाहर आते हैं। ठोस पदार्थ बाहर आते हैं। समझ में आई बात? कि ज्वालामुखी एक छिद्र या मुख है जिससे अत्यधिक गर्म लावा, गैसीय पदार्थ और ठोस पदार्थ बाहर आते हैं। गैसीय पदार्थ और ठोस पदार्थ बाहर आते हैं। अब हम देखेंगे कि ज्वालामुखी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। आप बताइए ज्वालामुखी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वैल्केनो कहते हैं। वैल्केनो। ज्वालामुखी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वैल्केनो कहते हैं। तो ये वैल्केनो शब्द है कहां? तो वैल्केनो शब्द रोमन भाषा का शब्द है। रोमन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है गॉड ऑफ फायर। जिसका अर्थ क्या है? गॉड ऑफ फायर। गॉड ऑफ फायर का मतलब आप समझ गए क्या मतलब है? कि इसका मतलब होता है आग का पिता, अग्नि का पिता। तो ये वैल्केनो शब्द जो है ये रोमन भाषा का शब्द है। ओके, और ये आपके पहली बार ये शब्द कहां से लिया गया? इटली से। इटली से लिया गया। इटली में एक ज्वालामुखी है और उसका नाम है वैल्केनो। उसका नाम है वैल्केनो। और उसी के नाम पर जहां पर भी पृथ्वी के अंदर से अत्यधिक गर्म लावा, आग, गैस बाहर आती है, उन सबको क्या कहा जाने लगा? ज्वालामुखी। तो ये आपके वैल्केनो शब्द का अर्थ था। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अगली बात पे चलते हैं। इसके बाद हमारा अगला जो विषय है वो होती है ज्वालामुखी की संरचना।
ज्वालामुखी की संरचना, ज्वालामुखी की संरचना, ज्वालामुखी होती कैसे है? तो आप देखेंगे ज्वालामुखी कैसी होती है। ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के अंदर वह भाग जहां अत्यधिक गर्म पदार्थ पाया जाता है, उसको पृथ्वी के अंदर जब तक रहता है उसको कहते हैं मैग्मा भंडार। क्या कहते हैं? मैग्मा भंडार। और ये एक नली के द्वारा बाहर आता है, इस नली को कहते हैं ज्वालामुखी नली। और फिर ये जहां बाहर आता है वहां एक त्रिभुजाकार संरचना बनाता है और ये ऐसे बाहर आता है। इसमें सबसे पहले तरल पदार्थ बाहर आता है, फिर जो ठोस पदार्थ हैं वो बाहर आते हैं ऐसे। अभी आपको दिखाऊंगा ये ठोस पदार्थ बाहर आते हैं और फिर ये गैसें बाहर आती, गैसें, धुआं वगैरह, गैस वगैरह बाहर आती हैं। तो ये जो संरचना है जो लावा के निकलने से बनी है, त्रिभुजाकार संरचना, इसका नाम होता है ज्वालामुखी शंकु। इसका नाम होता है ज्वालामुखी शंकु। और वह छिद्र जहां से लावा बाहर आ रहा है, उस छिद्र को, उस मुख को ज्वालामुखी का मुख या वीवर कहते हैं। वीवर कहते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, सर इसको क्रेटर कहते हैं। नहीं बेटा, क्रेटर तब तक नहीं कहेंगे जब तक इससे लावा निकलेगा। जब लावा निकलना बंद हो जाएगा और ज्वालामुखी के मुख पर एक गड्ढा बन जाएगा जो नीचे से खाली रहेगा, उसको क्रेटर कहते हैं। और तब कहते हैं जब उससे लावा निकलना बंद हो जाए। जब तक लावा निकलेगा इसका नाम होता है मुख या वीवर। अब इससे 3 प्रकार के पदार्थ बाहर आते हैं। एक आपका आता है तरल पदार्थ। इस तरल पदार्थ को हम कहते हैं क्या? लावा। इस तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। एक आपके ये वाला होता है ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ जब ज्वालामुखी आएगी तो आप देखिए यहां से यहां तक जो चट्टानें थी वो कहां जाएंगी? उनको लावा अपने साथ तोड़कर धरती को फाड़कर बाहर आएगा, तो ये चट्टानों के टुकड़े अपने साथ लाएगा और इनको दूर दूर तक फेंक देगा। ऐसे ऐसे दूर तक जाएंगे, दूर तक, बहुत दूर तक, 100 किलोमीटर तक जाके भी ये पत्थर गिरते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, आप समझिए इस बात को। तो ये ठोस पदार्थ होते हैं। और तीसरे नंबर पे आपका ये वाला जो सबसे ऊपर आ गया, ये होता है गैसीय पदार्थ। यानी कि आपकी ज्वालामुखी से 3 प्रकार के पदार्थ बाहर आते हैं, तरल पदार्थ, ठोस पदार्थ और गैसीय पदार्थ। और ज्वालामुखी की संरचना में क्या होता है? यह होता है मैग्मा भंडार। पृथ्वी के अंदर तरल पदार्थ का भाग मैग्मा भंडार कहलाता है। और जिस नली के द्वारा ये बाहर आता है उसको कहते हैं ज्वालामुखी नली। और जिस छिद्र से बाहर आता है उस छिद्र को कहते हैं मुख या वीवर। और ये लावा जहां त्रिभुजाकार संरचना बना देता है उसका नाम होता है ज्वालामुखी शंकु। और फिर जो तरल पदार्थ निकलता है वो तरल पदार्थ, ये ठोस पदार्थ और ये गैसीय पदार्थ। ये आपकी 3 चीजें होती हैं। आप देखिए इसको, और ये आपके सामने एक ज्वालामुखी दिख रही है आपको, या आपको ज्वालामुखी दिख रही है। तो आप देख रहे हो ये क्या है? ये आपका तरल पदार्थ है जिसको हम क्या कहेंगे? लावा। जिसको हम क्या कहेंगे? लावा। ये आपका तरल पदार्थ है। आपको दिख रहा हो, देखो ये पत्थर आके गिर रहा है, ये गिर रहा है, ये पत्थर है, ये आपका पत्थर है, ये गिर रहा है, ये आपके पत्थर हैं बड़े बड़े, ये सब पत्थर हैं। और इनका नाम हमने क्या दिया है? ठोस पदार्थ। ये आपके क्या होते हैं? ठोस पदार्थ। और इसके ऊपर जो देखो ये वाला ऊपर चला गया, ऊपर जो चला गया
ये गैसीय पदार्थ हैं, ये गैसीय पदार्थ हैं। तो इस प्रकार ज्वालामुखी से 3 प्रकार के पदार्थ बाहर आते हैं, ठोस, तरल और गैस। ओके, आप देखिए ये जो संरचना बनी, ये ऐसे, ये जो संरचना बनी, इसी का नाम मैंने अभी आपको बताया था। ये जो संरचना बनी, ये इसी का नाम मैंने अभी बताया था। ये मुख हो गया, ये मुख है, इसी का नाम था मुख या वीवर, वीवर, मुख या वीवर। और ये मुख या वीवर है, और ये जो संरचना बन गई ऐसे त्रिभुजाकार, इसका नाम है ज्वालामुखी शंकु। क्या नाम है? ज्वालामुखी शंकु। आपको यहां तक की बात समझ में आ गई? पीछे देखिए वापिस से, ये मैंने आपको एक और पिक्चर के द्वारा दर्शाया है। ये आपका शंकु है, ये रहा शंकु, और इससे ये लावा बाहर निकल रहा है। इधर से फोटो है तो ये लावा ऐसे बह के बाहर आ रहा है, और देखो आपको दिख रहा हो तो ये ऊपर ऊपर जो चला गया ये गैसीय पदार्थ है। हो सकता है इस ज्वालामुखी से ठोस पदार्थ कम मात्रा में बाहर आ रहे हों, बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है हर ज्वालामुखी से बहुत अधिक मात्रा में ठोस पदार्थ निकले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप इस बात को समझ सकते हैं। ओके, अब आपको यह बात समझ में आ गई ज्वालामुखी की संरचना। ज्वालामुखी में क्या क्या होता है आप बताइए। मुझे यहां तक की बात समझ में आ गई कि एक बार आप बता दें। अब आपका अगला सवाल उत्पन्न होता है, ज्वालामुखी आने के कारण, ज्वालामुखी आने के कारण ज्वालामुखी आती क्यों है? ये कलर कम दिखाई देता है इसलिए हम दोबारा से चेंज कर लेते हैं। ज्वालामुखी आने के कारण बताइए आप, ज्वालामुखी आने के क्या कारण होते हैं? नंबर एक हम देखें तो ये होता है भूगर्भ में अत्यधिक ताप का होना, भूगर्भ में अत्यधिक ताप का होना, इसी को आजकल की भूगोल की भाषा में हॉट स्पॉट कहते हैं, हॉट स्पॉट कहते हैं, अति तप्त स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट या अति तप्त स्थल कहते हैं। ये हॉट स्पॉट की अवधारणा किसने दी है? टू जो विल्सन ने, टू जो विल्सन ने हॉट स्पॉट की अवधारणा दी है। आप समझ गए? भूगर्भ में अत्यधिक तापमान का होना, यदि पृथ्वी के अंदर यहां तापमान ज्यादा नहीं होगा तो ये लावा बाहर क्यों आएगा? जब तापमान ज्यादा होता है तो लावा हल्का होता है, और हल्का होता है तो ऊपर की ओर चलता है और फिर धरती को फाड़ के बाहर आता है। बिल्कुल सही बात है। भूगर्भ में अत्यधिक तापमान होने के कारण ज्वालामुखी उत्पन्न होती है। आप इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हो। और हवाई द्वीप पे जो ज्वालामुखी आती है, हवाई द्वीप की ज्वालामुखी, उसका मूल कारण हॉटस्पॉट ही है। हवाई द्वीप प्लेट के आंतरिक भाग में है, फिर भी वहां ज्वालामुखी आती है। हवाई द्वीप पे 2 ज्वालामुखी है, मोना लोआ व मोना किया, और उनके उत्पन्न होने का कारण है हॉटस्पॉट। तो आपके ये एक कारण है ज्वालामुखी आने का। इसके बाद आप 2 नंबर देखिए, दूसरा क्या कारण होता है ज्वालामुखी आने का? दूसरा क्या कारण होता है? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कमजोर भूसतह का होना, कमजोर भूसतह का होना। यह बात भी सही है। इस बात को आपको मैं फर्स्ट ग्रेड के इशू से जोड़ के बताता हूं
कि आपसे सवाल पूछा जाता है कि ज्वालामुखी प्लेटों के किनारों पर ही क्यों आती है, क्योंकि प्लेटों के किनारों पर कमजोर सतह होती है। ये एक प्लेट है, आपकी एक प्लेट, ये आपकी दूसरी प्लेट है, इसका किनारा यहां है। अब देखो इन दोनों के किनारों पे जो है लावा यदि टक्कर मारेगा तो प्लेट टूट जाएगी, और इसके बीच में टक्कर मारेगा तो नहीं टूटेगी। इसलिए ज्वालामुखी प्लेट के किनारों पे ही आती है। इसीलिए ज्वालामुखी प्लेट के या प्लेटों के किनारों पर आती है, किनारों पर आती है। इसीलिए ज्वालामुखी प्लेटों के किनारों पर आती है, कमजोर भू सतह के कारण। तीसरा कारण देखिए आप ज्वालामुखी आने का कारण, गैसों की उत्पत्ति। इसमें मैं आपको एक सीधा कारण बता दूं जो आप समझ सको। तो आप देखिए गैसों की उत्पत्ति में सीधा सा होता है जल वाष्प की अधिकता। ओके, आप देखिए जहां पे भी दो प्लेट टकराती हैं या दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं, यदि वो जहां दो प्लेट टकराती है वहां पानी है तो वो पानी पृथ्वी के अंदर चला जाता है, फिर वो भाप बनता है और धरती को फाड़कर बाहर आता है, यानी कि ज्वालामुखी आती है। ज्वालामुखी आने में मूल कारण यही है। आप फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, इसलिए आपको समझना है कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों टक्कर मारती हिमालय में, लेकिन वहां ज्वालामुखी नहीं आती है। क्यों? बहुत आसान भाषा में कहो तो वहां पानी नहीं है, और उसको वैज्ञानिक तरीके से बताओ तो दोनों टकराने वाली प्लेट महाद्वीपीय हैं। इसलिए ये जो भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे जाती है तो ये प्लेट महाद्वीपीय है, और महाद्वीपीय प्लेट का निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से होता है, और सिलिका और एल्युमिनियम से जो लावा बनता है वो रायोलिटिक मैग्मा बनता है, और रायोलिटिक मैग्मा गाढ़ा होता है, गाढ़ा। और रायोलिटिक मैग्मा गाढ़ा होता है तो आप इस बात को समझिए कि वो धरातल को फाड़ के बाहर नहीं आएगा, और धरातल को फाड़ के बाहर नहीं आएगा तो ज्वालामुखी नहीं आएगी। तो आपसे पूछ लिया जाए कि हिमालय में ज्वालामुखी क्यों नहीं आती, क्योंकि वहां जल अनुपस्थित है। यदि वहां पानी होता तो वो अंदर जाता, और इसी कारण आप देखोगे एक छोटा सा एग्जांपल आने वाले समय में आपको प्लेट विवर्तन की सिद्धांत में बिल्कुल डिटेल से पढ़ाऊंगा, है ना। ये आपकी अफ्रीकन प्लेट है, ये टक्कर मारती है किसके? यूरेशियन प्लेट के, यूरेशियन प्लेट के टक्कर मारती है, और ये यूरेशियन प्लेट इधर जा रही है। अब ये भी दोनों प्लेट महाद्वीपीय हैं, ये अफ्रीकन प्लेट और ये यूरेशियन प्लेट, दोनों प्लेट महाद्वीपीय हैं, लेकिन इनके बीच में भूमध्य सागर है, और जैसे ये अफ्रीकन प्लेट इसके नीचे जाती है भूमध्य सागर का पानी अंदर जाता है, और फिर वो धरती को फाड़ के बाहर आता है, ज्वालामुखी आती। इसीलिए इटली में एटना, स्ट्राम्बोली, विसुवियस, वैल्कानो 4 ज्वालामुखी आपके इटली में आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि यहां जो टक्कर हो रही है दोनों महाद्वीपीय प्लेटों की, आमने सामने तो नहीं होती है लेकिन टक्कर हो रही है, इस टक्कर में बीच वाले भूमध्य सागर का पानी अंदर चला जाता है, और वो जलवाष्प बन के धरती को फाड़ के बाहर आता है, और धरती को फाड़ के बाहर आएगा तो क्या आएगी? ज्वालामुखी। यही आपकी मैंने आपको बताई है गैसों की उत्पत्ति। तो जब जलवाष्प की अधिकता होती है तो आपके क्या आता है? ज्वालामुखी आती है। आप यदि साथ साथ लिख रहे हैं तो लिख भी सकते हो, नहीं तो आपको जो ये बोर्ड है इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी या नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपको ऐप में ये मिल जाएंगे, टेंशन लेने की कहीं आवश्यकता नहीं है। नंबर 4 ज्वालामुखी आने का कारण है भूकंप। ये बात जब मैंने पीछे का टॉपिक पढ़ाया है तो उसमें भी आपको बार बार बताई थी कि ज्वालामुखी आएगी तो भूकंप आएगा।
जब भी ज्वालामुखी आएगी तो भूकंप आएगा, लेकिन भूकंप आए तो उसके साथ हमेशा ज्वालामुखी आए ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन भूकंप के साथ या भूकंप के कारण जब धरातल में दरार पड़ जाती है, तो लावा बाहर आता है, ओके जी, आपको बात समझ में आई। भूकंप के कारण जब धरातल में दरार पड़ जाती है तो लावा बाहर आता है, और लावा जब बाहर आता है तो ज्वालामुखी आ गई। ये आपके ज्वालामुखी आने के कारण थे। आपके सामने ये ज्वालामुखी आने के 4 कारण थे। नंबर 1, भूगर्भ में अत्यधिक ताप का होना। आजकल इसको नाम देने लग गए हॉटस्पॉट, और टूजो विल्सन ने हॉटस्पॉट की संकल्पना दी है। हवाई द्वीप की ज्वालामुखी हॉटस्पॉट के कारण आती है। 2 नंबर, कमजोर भूसतह का होना। बिल्कुल, जब कमजोर भूसतह होगी तो वो फटेगी, और फटेगी तो ज्वालामुखी बाहर आएगी। इसीलिए प्लेट के आंतरिक भाग में ज्वालामुखी कम आती हैं, या हवाई द्वीप को छोड़ के बहुत कम आती है। हवाई द्वीप वाली ज्वालामुखी प्रशांत प्लेट के बीच में आती है। अधिकांश ज्वालामुखी प्लेटों के किनारों पे आती है, क्योंकि वहां सतह कमजोर होती है। गैसों की उत्पत्ति, आप इस बात को समझिए, जब पृथ्वी के अंदर जलवाष्प जाएगा तो वो भाप बन जाएगा, और जलवाष्प बहुत हल्का होता है। जलवाष्प आपको पता होगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से 40% हल्का होता है, तो वो फिर पृथ्वी के अंदर बहुत हल्का हो गया, इसलिए वो धरती को फाड़ के कहाँ आएगा, बाहर आएगा, और उससे आपकी ज्वालामुखी आएगी। भूकंप जब आता है तो ज्वालामुखी आ सकती है, कोई जरूरी नहीं हमेशा भूकंप आएगा तो ज्वालामुखी आएगी। हाँ, ज्वालामुखी आएगी तो भूकंप अवश्य आएगा। ये आपकी बात थी यहां तक की हमने क्लियर कर दी। अब हम पढ़ेंगे क्या, ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ। आपको लग रहा है कि हमें थोड़ी स्पीड कम करनी चाहिए, तो आप कमेंट करके बता दोगे, तो आगे से जब हम कोशिश करेंगे कि आपके वीडियो में स्पीड कम करें। मुझे ये लगता है कि हमें धीरे पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चा जब फास्ट देखना चाहे तो फास्ट देख ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए उसको। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, नंबर 1 पे हम बात करेंगे, ए डाल के लिख लेते हैं, ए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गैसीय पदार्थों की। ज्वालामुखी से निकलने वाले गैसीय पदार्थों की। गैसीय पदार्थ लिखेंगे, गैसीय पदार्थ। बताओ, आप बताइए, ज्वालामुखी से निकलने वाले गैसीय पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलता है? बताइए, आप कमेंट करके बताइए। मैं बता देता हूं। अब ज्वालामुखी से निकलने वाले गैसीय पदार्थों में 60 से 90% मात्रा जलवाष्प की होती है। बहुत बच्चों को लगता है कि सर सबसे ज्यादा मात्रा में CO2 निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, लेकिन ज्वालामुखी में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या निकलता है? गैसीय पदार्थों में जलवाष्प निकलता है। एक्चुअली जब पृथ्वी के अंदर जल जाता है और वो जलवाष्प बनता है,
तभी ज्वालामुखी आती है। तो ज्वालामुखी जब आती है तो उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या निकलता है? गैसीय पदार्थों में जलवाष्प। ओके, इसके बाद कौन सा निकलता है? देखो, एक ये आपसे ये भी बात ध्यान रहनी चाहिए कि ये जलवाष्प करता क्या है। यह जलवाष्प ठंडा होकर वर्षा करता है। बिल्कुल वर्षा करेगा। ज्यादा मात्रा में तो गर्म है, टेम्परेचर ज्यादा है, क्योंकि ज्वालामुखी में जो जलवाष्प बाहर आता है उसका तापमान 90 डिग्री से लेके 650 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। 650 डिग्री, 1000 डिग्री, 900 डिग्री तक भी हो जाए, लेकिन सामान्यतः 650, 645 डिग्री तक होता है। अब यदि बहुत ज्यादा तापमान है तो जलवाष्प पहले ऊपर जाएगा, ठंडा होके बादल बनाएगा, बादल बनने के बाद बारिश करेगा। टेम्परेचर थोड़ा कम है तो जैसे बाहर आएगा, बाहर आते ही वायुमंडल के संपर्क में आके ठंडा बनेगा और सीधा पानी बन जाएगा और नीचे गिरेगा, वहां बादल नहीं बनेगा। दोनों स्थितियां होती हैं। ओके, इसके बाद देखो ज्वालामुखी से कौन कौन से पदार्थ बाहर आते हैं। इसके बाद ज्वालामुखी से जो गैसें बाहर आती हैं वो आती परज्वलित गैस। बेटा, परज्वलित गैस का मतलब होता है जो जलती है, जो जलती है। जलने का मतलब जो आग की तरह जलती हुई दिखाई देती है। और वो गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन सल्फाइड सबसे इंपॉर्टेंट गैस होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड। मैं आपको अलग अलग बता रहा हूं ताकि एग्जामिनर जिस भी प्रकार का क्वेश्चन पूछे आप उसका आंसर दे सको। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी निकलती है परज्वलित गैसों में? हाइड्रोजन सल्फाइड। और दूसरी कार्बन डाई सल्फाइड। कार्बन डाई सल्फाइड, सल्फाइड, ये आपकी दो गैसें हैं जो परज्वलित होती हैं। परज्वलित मतलब आग की तरह जलती हुई बाहर आती हैं, वो आपकी ये दो गैसें हैं। बिल्कुल जी। इसके अलावा कौन सी गैस बाहर आती है? तो दूसरी प्रकार की जो गैस बाहर आती है उनको हम कहेंगे जहरीली गैस। जहरीली गैस। कौन कौन सी जहरीली गैस बाहर आती है? तो एक तो आती है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, और एक आती है कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये गैसें बाहर आती है। अब आपके पास पूरा रिकॉर्ड हो गया। ये आपकी दो गैस, ये और दो ये। एग्जामिनर पूछ ले ज्वालामुखी से कौन सी परज्वलित गैस बाहर आती है? हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाई सल्फाइड। जहरीली गैस कौन सी आती? कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड। ये दो गैसें बाहर आती हैं। और ज्वालामुखी में निकलने वाले गैसीय पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलता है? तो आपके सर्वाधिक मात्रा में निकलता है क्या भाई? सर्वाधिक मात्रा में आपका निकलता है क्या? जलवाष्प। क्या निकलता है? जलवाष्प। एक बार आप देखो, यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? तब तक मैं पानी पी लेता हूं। ओके, हम अगली बात पे चलें। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं दूसरे ज्वालामुखी से क्या निकलता है? ठोस पदार्थ। ज्वालामुखी से ठोस पदार्थ निकलते हैं, बिल्कुल निकलते हैं। आपको मैंने बताया कि ये आपकी पृथ्वी है और ये लावा है, लावा, ये लावा है। अब ये लावा यहां से ऊपर जाएगा तब इन रास्ते वाली चट्टानों को तोड़ के ही तो जाएगा। तो ये तोड़ के जाएगा तो ये बाहर तो आएंगे ही। ये ठोस पदार्थ बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। और फिर धीरे धीरे यहां क्या बन जाएगा? शंकु बन जाएगा। तो ये ठोस पदार्थ तो बाहर आएंगे।
इन ठोस पदार्थों को आकार के आधार पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। ओके, तो आप ठोस पदार्थ या इनको विखंडित पदार्थ भी कह सकते हैं, विखंडित पदार्थ। देखिए आप ज्वालामुखी के साथ चट्टानों के टुकड़े बाहर आते हैं, प्रेबल्स बाहर आते हैं, पत्थर बाहर आते हैं, पिंड बाहर आते हैं। इनको आकार के आधार पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे एक सबसे पहला नाम होता है ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों में, लेपीली। क्या आप बताओगे लेपीली क्या होता है? लेपीली मटर के दाने के आकार का टुकड़ा, समझ में आई बात? मटर के दाने के आकार का टुकड़ा जो होता है वो आपका कहलाता है लेपीली। 2 नंबर आपका होता है बम क्या होता है जी? बम बताओ क्या होता है? 6-7 सेंटीमीटर से 1 मीटर व्यास वाला पत्थर, बिल्कुल 1 मीटर यानी 3 फीट के आसपास हो गया। पत्थर कहीं जाके गिरेगा तो बम ही हो गया, वो तो वहां जो भी नीचे आ जाएगा उसको तहस नहस कर देगा, इसलिए इसका नाम है बम। तो लेपीली के बाद आपका होता है बम। उसके बाद 3 नंबर पे, इसके बाद आप लेपीली बम के बाद पाइरोक्लाइस्ट। बड़े ध्यान से सुनेंगे, बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नाम की कोई चीज ही नहीं है हमारे पास। बहुत धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप हम हर चीज को सोल्व करते चलेंगे। आज का हमारा टॉपिक हमने ज्वालामुखी शुरू किया है, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। पूरा आप वीडियो देखोगे खूब अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद हम हर टॉपिक वाइज 10-15 जो भी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको सोल्व करेंगे, सब समझ में आ जाएगा। पाइरोक्लाइस्ट, ज्वालामुखी से निकलने वाला सबसे बड़ा चट्टानी पिंड, यानी कि सबसे बड़ा पत्थर जो होता है, जितना बड़ा पत्थर हो सकता है वो आपका पाइरोक्लाइस्ट कहलाता है जी। ओके, इसके बाद देखिए, इसके बाद होता है स्कोरिया। तो स्कोरिया क्या होता है सर? भाई जब हमने कह दिया कि सबसे बड़ा तो लेपीली से बड़ा बम से बड़ा पाइरोक्लाइस्ट, तो अब लेपीली से छोटे की ओर आएंगे। अब लेपीली से किधर आएंगे? छोटे की ओर आएंगे। स्कोरिया क्या होता है? लेपीली से छोटे आकार का टुकड़ा। तो आप समझ भी लो, चाहे बहुत बारीक हो गया ये। जब मटर के दाने को लेपीली कहा था तो उससे भी छोटा हो गया, इसका मतलब बहुत बारीक कण होता है। आकार के आधार पे, मैंने यहां इधर नाम लिखा है आकार के आधार पे नाम है। मैंने शुरू किससे किया? मटर के दाने से, ताकि आप उसको जानते थे। उससे ऊपर चला गया मैं 1 मीटर तक बम, उससे बड़ा पाइरोक्लाइस्ट और उससे छोटा स्कोरिया। अब इससे छोटा क्या होता है? प्यूमिस क्या होता है? ये बहुत बारीक कण होते हैं।
ये बहुत बारीक कण होते हैं, बिल्कुल जी। बहुत छोटे कणों को क्या कहते हैं? प्यूमिस कहते हैं। आपको ये बात भी समझ में आ गई। उसके बाद आप देखिए टफ, टफ 6 नंबर पे टफ। टफ क्या होती है? टफ जब ज्वालामुखी राख, जब ज्वालामुखी राख पानी के ऊपर जम जाती है, जम जाती है, तो उसे टफ कहते हैं, तो उसे टफ कहते हैं। ये बात थी। यहां तक की बातों को आप देखो, क्या नहीं समझ में आया आपको? यहां तक की बातों में आप मुझे बताइए क्या नहीं समझ में आया। यहां से फिर मैं आपको एक बात और थोड़ी सी बताना चाह रहा हूं। इधर से आप इधर तक की बात को देख लो। अब मैं आपको एक बात लिखना चाहता हूं, क्या कि हम लिखेंगे यहां, यहां हम क्या लिखेंगे? सबसे बड़ा जो हमारा पदार्थ होता है वो क्या होता है? पाइरोक्लाइस्ट। पाइरोक्लाइस्ट होता है। क्या होता है? पाइरोक्लाइस्ट। तो जो बड़ा होता है उधर मुंह खुलता है। इसका मतलब हम निशानी लगाएंगे, कई बार एग्जाम में आरोही अवरोही क्रम आ जाता है। पाइरोक्लाइस्ट से छोटा क्या होता है? बम। बम से छोटा कौन होता है? लेपीली। लेपीली से छोटा कौन होता है? लेपीली से छोटा होता है स्कोरिया। स्कोरिया। स्कोरिया से छोटा कौन होता है? पियूमिस। पियूमिस। और पियूमिस से और बारीक कौन होता है? टफ। टफ एक किस्म की राख होती है। बीच में हमने ज्वालामुखी राख लिखी है तो वो कोई विशेष नहीं होता, जैसे सामान्य बात भी होती है। लेपिली, बम, पाइरोक्लाइस्ट, स्कोरिया और पियूमिस, ये आकार के आधार पे वर्गीकरण है। इस बात को आप समझ गए? ये बड़ा है, बड़े से छोटे की ओर है, तो इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बताओ? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में सबसे पहले कौन आएगा? पाइरोक्लाइस्ट। पाइरोक्लाइस्ट सबसे बड़ा, इसीलिए इसका मुंह इधर खोल दिया। इसके बाद बम, इसके बाद लेपीली। लेपीली मटर के आकार का टुकड़ा है। उसके बाद स्कोरिया, उसके बाद प्यूमिश, प्यूमिश के बाद टफ। टफ ये आपका वर्गीकरण था ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों का। बताओ आप, यहां तक की बात समझ में आ गई? जल्दी से बताइए। बता दो भाई, यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? अब हम बात करेंगे तरल पदार्थ की। ठोस पदार्थ हमारा हो गया, तो अब हम बात करेंगे तरल पदार्थ की। हाँ जी, तो तीसरा ज्वालामुखी से निकलने वाला प्रमुख पदार्थ है तरल पदार्थ। ओके जी, तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? लावा। ज्वालामुखी से निकला, ज्वालामुखी से निकला तरल पदार्थ लावा कहलाता है। क्या कहलाता है? लावा कहलाता है। ताजा निकले लावा का तापमान
ताजा निकले लावा का तापमान कितना होता है बताओ भी? तापमान 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपको यहां तक की बात समझ में आएगी, ज्वालामुखी से जो तरल पदार्थ बाहर निकलता है उसका नाम होता है लावा, और ताजा निकले लावा का तापमान होता है 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस। फिर आप देखिए, लावा को सिलिका की मात्रा के आधार पर, सिलिका की मात्रा के आधार पर दो वर्गों में बांटते हैं। दो वर्गों में बांटते हैं। सिलिका की मात्रा के आधार पर दो वर्गों में बांटते हैं। नंबर 1, अम्लीय लावा, इसी को इंग्लिश में कहते हैं एसिड। एसिड लावा होता है ये। और इसमें क्या होती है? इसमें सिलिका की अधिकता होती है। अधिकता, सिलिका की अधिकता होती है। और जब सिलिका किसी चीज को चिपकाने के लिए काम में लेते हैं, और इसका मतलब ये लावा को क्या बनाएगी? गाढ़ा। क्या बनाएगी? गाढ़ा बनाएगी। तो आपको इस बात का पता रहना चाहिए कि अब ये लावा क्या होगा? यह लावा अत्यधिक गाढ़ा व चिपचिपा होता है। चिपचिपा होता है। इसका मतलब जहां से ज्वालामुखी से निकलेगा वहां दूर नहीं जाएगा, ऐसे खड़ा खड़ा शंकु बनाएगा। क्या बनाएगा? खड़ा खड़ा शंकु बनाएगा, ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत बनाएगा। बिल्कुल। तो इससे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत या शंकु बनते हैं। इससे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत या शंकु बनते हैं। और बताइए, और क्या खास बात होगी? अत्यंत मंद प्रवाह होगा, मतलब धीरे धीरे लावा बहके जाएगा। इसकी भी मैं बात करूं तो इसकी ढाल ये ऐसे हो जाती है, ऐसे थोड़ी सी ज्यादा सही नहीं बनी भाई, एक बार फिर देखते हैं। इसकी ढाल जो होती है शंकु की, वो ऐसी होती है, ऐसी ऐसी। इसीलिए मैंने खड़ा खड़ा बनाया, मतलब शंकु की ढाल उत्तल होती है। उत्तल होती है। ये शब्द आपको आने चाहिए, ढाल उत्तल वाला। ये ज्योग्राफी में हमेशा आएगा। देखो, ये ढाल ऐसे है तो ये है उत्तल, और यहां से ऐसे है तो इसका नाम होगा अवतल। तो इस शंकु की ढाल क्या होती है? उत्तल। एक बात समझ में आ गई? सिलिका की मात्रा के आधार पर लावा दो प्रकार का होता है। पहला होता है अम्लीय लावा। इसमें किसकी अधिकता होती है? सिलिका की अधिकता होती है। और सिलिका की अधिकता होती है तो यह लावा अत्यधिक गाढ़ा और चिपचिपा होता है। इससे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत या शंकु बनते हैं। लावा बाहर निकल के बहुत धीरे 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 चलता है, क्योंकि गाढ़ा और चिपचिपा होता है तो पीछे वाले से चिपका रहता है। अब आप शहद की कोई बूंद डालोगे तो वो धीरे धीरे चलेगा, पानी की डालोगे तो स्पीड से चलेगा, क्योंकि पानी पतला होता है, शहद गाढ़ा होता है। तो इसलिए ये क्या करता है? धीरे धीरे चलता है। इसका प्रवाह जो होता है वो मंद होता है, और शंकु की ढाल जो होती है वो उत्तल होती है। उत्तल। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। अब हम 2 नंबर पे बात करते हैं, क्षारीय। इसी का नाम होता है बेसिक, इंग्लिश में बेसिक।
इसी को कह देते हैं पेठिक लावा। समझ में आई बात? क्षारीय, बेसिक या पेठिक लावा, इसमें सिलिका की कमी, सिलिका की कमी, लोहे तथा एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। इसमें सिलिका कम होता है, और अभी मैंने बताया सिलिका ही लावा को गाढ़ा और चिपचिपा बनाता है। तो ये क्या होता है, यह लावा तरल, तरल तो नहीं कहेंगे भी, तरल तो सारे ही लावा होते हैं। यह लावा पतला होता है, जो शीघ्रता से फैलकर, शीघ्रता से फैलकर ठोस हो जाता है, ठोस हो जाता है। बिल्कुल, जैसे ये लावा निकला आपका, ये जल्दी से बाहर निकला ऐसे, और निकलते ही ऐसे चला जाएगा, ऐसे दूर तक चला जाएगा। इसका शंकु कम ऊंचा बनेगा और दूर तक बनेगा। तो ये वाले की ये विशेषता होती है, आपके क्षारीय लावा की ये विशेषता होती है, ये शीघ्रता से फैलकर जम जाता है। तो सामान्य वे में इससे शंकु बनता ही बहुत कम है। इससे क्या बनता है, पठार, पठार बनता है। इस लावा से क्या बनता है, पठार। ये बात आपकी इंपॉर्टेंट की पावर 10,000 है, 10,000, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इससे पठार बनेगा और इससे आपका क्या बनेगा, शंकु बनेगा। इतनी बातें समझ में आई। क्षारीय या बेसिक या पेठिक लावा, ये दो प्रकार का होता है। अब आपको मेनली ये दो प्रकार का ही होता है। एक तीसरे प्रकार का लावा और होता है, जो थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा भी की थी आपको, और उसका नाम होता है, नोट डाल के हम उस बात पे चर्चा करेंगे, उसका नाम होता है रायोलिटिक मैग्मा। रायोलिटिक मैग्मा की बात करेंगे। रायोलिटिक मैग्मा यह क्षारीय एवं अम्लीय के बीच का होता है। यह सामान्यतः गाढ़ा लावा होता है, गाढ़ा लावा होता है, मतलब दोनों के बीच का होता है, परंतु ये गाढ़ा ही होता है। ज्यादातर ये गाढ़ा ही होता है, तो ज्यादा ज्वालामुखी आती नहीं है जहां रायोलिटिक मैग्मा होता है। यदि पानी नहीं हो, अकेला रायोलिटिक मैग्मा होगा तो ज्वालामुखी ही नहीं आती। ये आपके रायोलिटिक मैग्मा की बात थी। अब मैं थोड़ी सी दो बातें और आपको यहां बताने वाला हूं, उन पे और चर्चा कर देते हैं, फिर लावा के प्रकार खत्म हो जाएंगे। एक आपका लावा होता है जिसका नाम होता है पहोय होय। ये हवाई द्वीप की भाषा का शब्द है, पहोय होय। पहोय होय। एक शब्द होता है आ आ, एक होता है पहोय होय, एक होता है आ। ये तो होता है अत्यधिक गाढ़ा लावा। गाढ़ा लावा यानी कि कौन सा हो गया, अम्लीय, अम्लीय लावा होता है। ये वाला कौन सा होता है, अम्लीय लावा होता है। और ये वाला होता है पतला लावा। पतला लावा जो शीघ्रता से चादर की तरह फैलकर
ठंडा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, चादर की तरह फैलकर ठंडा हो जाता है। ये दो हवाई द्वीप की भाषा के शब्द हैं। कहां के शब्द हैं? हवाई द्वीप की भाषा के शब्द हैं, पहोय होय और आ। तो ये आपको समझ में आ गया। कोई बहुत विशेष बात थी नहीं, आपने यदि बहुत गौर से सुना है तो मुझे लगता नहीं है कोई दिक्कत वाली बात भी रही होगी। यहां पे आ जाओ। हाँ, यहां से हमने डिवाइड करना शुरू किया था कि यहां से देखिए, तरल लावा, ज्वालामुखी से जो तरल पदार्थ निकलता है उसको लावा कहते हैं। ताजा निकले लावा का तापमान 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको सिलिका की मात्रा के आधार पे दो भागों में बांटते हैं। अम्लीय लावा, इसमें सिलिका की अधिकता होती है, ये गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, शंकु बनाता है, उत्तलाकार ढाल वाला बनाता है। फिर हमने एक बात बताई, क्षारीय लावा। क्षारीय लावा में हमने बताया कि इसमें सिलिका की कमी होती है, लोहे और एल्युमिनियम की अधिकता होती है, लावा पतला होता है, शीघ्रता से फैल जाता है, शंकु बनता है तो नीचा बनता है, नहीं तो पठार बनता है। फिर एक रायोलिटिक मैग्मा होती है जो अम्लीय लावा और क्षारीय लावा के बीच का होता है, और यह भी गाढ़ा ही होता है। फिर दो आपको हवाई द्वीप की भाषा के शब्द थे जिन पे आपको डिस्कस कर रहा था। पोहोय होय ये पतला लावा होता है, और आ ये अत्यधिक गाढ़ा लावा होता है। ये क्या होता है? अत्यधिक गाढ़ा लावा होता है, पोहोय होय ये अत्यधिक गाढ़ा लावा होता है। ये आपकी बात थी। इतनी बात समझ में आ गई? बताओ समझ में आ गई तो। अब हम अगली बात पे चलेंगे। इसके बाद जो हमारी बात है वो ज्वालामुखी के प्रकार की चलेगी। देखो, ज्वालामुखी को पहले हम उद्भेदन की तीव्रता के आधार पे विभाजित कर लेते हैं। 2013, 15, 18, 22 सब पेपरों में क्वेश्चन आए। ज्योमोर्फोलॉजी में ऐसा भी हुआ है कि एक बार में 22 क्वेश्चन भी आए हैं। यानी ज्योमोर्फोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट आपका विषय है। यूजीसी नेट में पूरी एक यूनिट है भूआकृति विज्ञान, और उसी भूआकृति विज्ञान के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे ज्वालामुखी के प्रकार की। ज्वालामुखी के प्रकार, आप बताओगे ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है? बताओ भी। ज्वालामुखी को उद्गार की तीव्रता के आधार पर दो वर्गों में बांटते हैं। पहला होता है केंद्रीय उद्भेदन वाली ज्वालामुखी, और दूसरा आपका होता है दरारी उद्भेदन वाली ज्वालामुखी। समझ गए होंगे आप। इन दोनों में आप अंतर भी समझ गए होंगे, तीव्रता भी समझ में आ गई होगी। दरारी उद्भेदन वाली ज्वालामुखी की बात करें
तो इसमें लावा एक लंबी दरार से बाहर आता है, एक लंबी दरार से बाहर आता है। जैसे आपने नाम सुना हो तो आइसलैंड की लोक्की ज्वालामुखी, आइसलैंड की लोक्की ज्वालामुखी, आइसलैंड की लोक्की ज्वालामुखी जो है वो दरारी उद्भेदन वाली ज्वालामुखी है। आप ध्यान से सुने इस बात को, दरारी उद्भेदन वाली ज्वालामुखी शांत उद्गार से लावा बाहर आता है। इसमें शांत उद्गार से लावा बाहर आता है, लावा बाहर आता है। ओके जी, लावा बहुत धीरे धीरे आएगा, तो लंबी दरार पड़ेगी तो धीरे धीरे आएगा, तीव्रता रहेगी ही नहीं। दूसरी बात आप एक और ध्यान से सुनिए, क्या आती कब है दरारी उद्भेदन वाली ज्वालामुखी? जब गैसीय पदार्थों की कमी हो, जब ज्वालामुखी से लावा मतलब जो अंदर पृथ्वी के अंदर से जो पदार्थ बाहर आ रहा है उसमें गैस कम हो, गैस केवल लावा हो, केवल लावा होगा तो क्या होगा, वो लावा गर्म होकर ऊपर उठेगा और वो धरती को भी ऐसे ऊपर उठाएगा। अब ये कुछ सीमा तक तो ऊपर उठेगी, फिर ऐसे दरार फट जाएगी, दरार दरार, और उस दरार से लावा बाहर आएगा। आपने देखा होगा कई बार हमारे खेत में जो काकड़िया लगता है वो बहुत मोटा होता जाता है, फिर उसमें दरार पड़ जाती है। ऐसे पृथ्वी ऊपर फूलती जाती है, फिर उसमें दरार पड़ जाती है। तो इसमें क्या होती है, गैसीय पदार्थों की क्या होती है, कमी होती है, तब ऐसा होता है। और प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार बात करें तो पीटीटी के अनुसार यह ज्वालामुखी अपसारी किनारों पर आती है, अपसारी किनारों पर आती है, बिल्कुल जी अपसारी किनारों पे आती है। क्यों? अपसारी का मतलब क्या होता है, दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है, दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है, और जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगी तो दरारी उद्भेदन वाली ज्वालामुखी आएगी। सही बात है, तो इसमें दरारी उद्भेदन वाली ज्वालामुखी आती है। ओके, एक आपको याद रखना है, टर्सरी युग में अधिकता, दरारी उद्भेदन वाली ज्वालामुखियों की टर्सरी युग में अधिकता रही। एक बात और याद रखनी है, इस ज्वालामुखी से बनता क्या है, यदि ये महाद्वीप पे आएगी तो पठार बनेगा, और महासागर में आएगी तो कटक बनेगा, कटक बनता है। यदि दरारी उद्भेदन वाली ज्वालामुखी महाद्वीप पे आएगी तो क्या बनेगा, पठार, और महासागर में आएगी तो क्या बनेगा, कटक। ओके जी, केंद्रीय उद्भेदन वाली ज्वालामुखी क्या होती है, ये शांत होती है। देखो हमने लिखा यहां शांत उद्गार। इसमें लावा अत्यधिक विस्फोट के साथ बाहर आता है, क्योंकि लावा एक केंद्र या मुख से बाहर आता है। इतना तो आप भी समझते ही हो, जब किसी एक छिद्र से बाहर आएगा, पतले छिद्र से, तो लावा को बाहर निकलने की जल्दबाजी रहेगी। अब जल्दबाजी रहेगी तो विस्फोट होगा, और विस्फोट के साथ लावा बाहर आएगा। तो इसमें लावा एक केंद्र या मुख से बाहर आता है, इसलिए यह विस्फोटक होता है। क्या होता है, विस्फोटक होता है। ये ज्वालामुखी अत्यधिक विनाशकारी होती है।
ये ज्वालामुखी अत्यधिक विनाशकारी होती हैं और इन्हें उद्भेदन के विस्फोट या तीव्रता के आधार पर कितने वर्गों में बांटा जाता है बताओ भी? 5 वर्गों में बांटा जाता है। 5 वर्गों में बांटा जाता है। मतलब कितना तेज विस्फोट होता है, इसके आधार पे आपकी ज्वालामुखी 5 वर्गों में विभाजित हो जाएगी। ये बात तो यहां कंप्लीट हो गई। ये वाली जो बात है दरारी उद्भेदन वाली, वो तो यही कंप्लीट हो गई। इसमें तो इतनी बात थी। आइसलैंड की लोग की ज्वालामुखी की तरह लंबी दरार से लावा बाहर आता है, शांत उद्गार होता है, गैसीय पदार्थों की कमी होती है, पीटीटी के अनुसार अपसारी किनारों पे आती है। टर्सरी युग में दरारी उद्भेदन वाली ज्वालामुखी की अधिकता रही है, पठार कटक बनते हैं। इधर आप देखोगे तो ये अत्यधिक विस्फोटक होती है, बिल्कुल अत्यधिक विस्फोटक होती है जी, कोई किंतु परंतु नहीं है। और इसमें लावा एक केंद्र या मुख से बाहर आता है। ये ज्वालामुखी अत्यधिक विनाशकारी होती है और इसमें उद्भेदन के विस्फोट या तीव्रता के आधार पर इसे 5 वर्गों में बांटा जाता है। अब इसकी बात करेंगे हम 5 वर्गों की। यहां तक की बात एक बार आप देख लो। यहां तक की बात समझ में आ गई हो तो आगे चलता हूं। ये 5 वर्ग जो है ना, 5 वर्ग, अब इनकी बात करूंगा। किसकी? केंद्रीय उद्भेदन वाली ज्वालामुखी में 5 वर्गों की, इसकी बात करने वाला हूं। अगली बात पे आ जाओ। नंबर 1, उद्गार के आधार पर, उद्गार की तीव्रता के आधार पे, विस्फोट की तीव्रता के आधार पे केंद्रीय उद्भेदन वाली ज्वालामुखी को 5 वर्गों में बांटते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है हवाई तुल्य ज्वालामुखी। हवाई तुल्य ज्वालामुखी। कौन सी ज्वालामुखी? हवाई तुल्य ज्वालामुखी। ओके जी। हवाई तुल्य ज्वालामुखी का मतलब क्या है? जो प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप है, उसके ऊपर एक ज्वालामुखी है मोनालोवा। उस मोनालोवा ज्वालामुखी में जिस प्रकार से उद्भेदन होता है, उसके आधार पे नाम दिया गया है हवाई तुल्य। ओके जी। इस ज्वालामुखी में आप देखिए कि लावा कैसे बाहर आता है। इस ज्वालामुखी में लावा बाहर आता है ऐसे। यह ज्वालामुखी का शंकु है। इस नली से आपका लावा बाहर आता है। ज्वालामुखी के मुख में बने गड्ढे में पहले लावा भरता है और फिर धीरे 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 ओवरफ्लो होता है। धीरे धीरे ओवरफ्लो, कोई चीज भर के ऐसे धीरे धीरे आ जाए, ऐसे बहुत धीरे ज्वालामुखी से लावा बाहर आता है और इसका नाम है हवाई तुल्य ज्वालामुखी। आप समझ गए? इसमें किसी प्रकार का कोई विस्फोट नहीं होता, बहुत धीरे धीरे लावा बाहर आता है। ये लावा जो होता है वो क्षारीय टाइप का होता है, इसलिए पतला होता है। और पतला होता है तो छिपेगा नहीं तो नाली रुकेगी नहीं, और मुंह रुकेगा नहीं तो लावा बहुत आराम से बाहर आ जाएगा। ओके। इसमें लावा शांत उद्गार से बाहर आता है। ज्वालामुखी के मुख में बने गड्ढे से लावा धीरे धीरे
निकलता है। बिल्कुल लावा धीरे धीरे निकलता है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। उद्गार के समय छोटे छोटे पिंड हवा में उछल जाते हैं, जिन्हें हवाई द्वीप के लोग पीली देवी, उनकी देवी है, पीली देवी के केस मानते हैं, केस यानी बाल मानते हैं। एग्जाम्पल, ऐसा उद्गार हवाई द्वीप की मोना लोआ ज्वालामुखी में होता है। वो तो कंपलसरी बात है, वो तो दिखती बात है। मोना लोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप के, उसमें ऐसा उद्गार होता है, तभी तो इसका नाम क्या है, हवाई तुल्य ज्वालामुखी है। बताओ कहां दिक्कत है, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। बताओ भी, कोई समस्या हो तो बताओ। पहली बात समझ में आ गई, हवाई तुल्य ज्वालामुखी समझ में आ गई। अगली बात पे चलता हूं। 2 नंबर आपकी ज्वालामुखी होती है स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी, आप देखें स्ट्राम्बोली आपको पता होगा इटली की ज्वालामुखी है, भूमध्य सागर की ज्वालामुखी है। अब इसमें क्या होता है, इसमें लावा हवाई तुल्य ज्वालामुखी की बजाय थोड़ा विस्फोट के साथ बाहर आता है। इसमें लावा जो होता है, ये जो लावा आता है, ये थोड़ा विस्फोट के साथ आता है। लावा इतनी ऊंचाई से गिरता है, देखो वहां ऐसे बहुत आराम से आ रहा था, या ऐसे उछल के जा रहा है लावा, और इसके साथ ये ठोस पदार्थ जो होते हैं ये भी हवा में उछल जाते हैं। ठोस पदार्थ जो होते हैं वो भी हवा में उछल जाते हैं, और फिर आपकी जो गैसें होती हैं वो ऊपर चली जाती हैं ऐसे ऐसे थोड़ी बहुत, मतलब उससे ज्यादा विस्फोटक होता है। लावा ऐसे उछल के बाहर आता, ऐसे उछल के गिरता है, ऐसे उछल के गिरता है, मतलब उसमें बहुत आराम से आ रहा था, इसमें उछल के बाहर आता है। तो लावा हवाई तुल्य से अधिक विस्फोट के साथ बाहर आता है। विखंडित पदार्थ हवा में उछल जाते हैं। विखंडित पदार्थ हवा में उछल जाते हैं। ऐसा उद्गार भूमध्य सागर की स्ट्राम्बोली, वो तो इसलिए स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी में होता है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी में होता है। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? देखो एक बार,
यहां तक की बात समझ में आ गई? जल्दी बताइए आप। ओके, अगली बात पे चलते हैं। स्ट्राम्बोली के बाद तीसरे नंबर की ज्वालामुखी होती है, उसका नाम होता है वोल्केनोतुल्ले। वोल्केनोतुल्ले ज्वालामुखी, वोल्केनोतुल्ले ज्वालामुखी। वोल्केनोतुल्य ज्वालामुखी कैसी होती है? तो आप देखिए वोल्केनोतुल्य ज्वालामुखी कैसी होती है। इसमें एक ही चीज का तो अंतरान है, उद्गार की तीव्रता का। बिल्कुल उद्गार की तीव्रता का ही अंतरान है। ये आपका शंकु है, नीचे से लावा बाहर आ रहा है। वोल्केनो सुसुप्त ज्वालामुखी है। नेक्स्ट में हम यही पढ़ेंगे, ज्वालामुखी उद्गार की सक्रियता के आधार पे 3 प्रकार की होती हैं। सक्रिय ज्वालामुखी जिनसे लगातार लावा बाहर निकलता रहता है, सुसुप्त जिनमें एक बार लावा बाहर निकलता है, फिर उद्वेदन बंद हो जाता है, कुछ समय के लिए दोबारा फूटता है। तो वो इस प्रकार का, ये सुसुप्त उसी प्रकार का है। एक होती है शांत, जिससे लावा निकलना बंद हो जाता है। ओके, ये आपकी जो ज्वालामुखी है ये सुसुप्त प्रकार की होती है, और ये लावा इसकी नली में जम जाता है। हाँ जी, अब दोबारा लावा जोर लगाता है, गैस जोर लगाती है और बहुत सारी गैस इकट्ठी हो जाती है, तो अब अचानक से ज्वालामुखी फटती है और लावा ऐसे बाहर आता है। और जब ऐसे बाहर आता है तो लावा देखो ऐसे बहुत ऊंचाई में जाके गिरता है, बहुत ऊंचाई में जाके गिरता है लावा, बहुत ऊंचाई में जाके गिरता है। ये तो लावा गिरता है इतनी ऊंचाई से तो ओके जी। इसके बाद बड़े बड़े पत्थर ऐसे दूर दूर जाके गिरते हैं, दूर दूर बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं वो दूर दूर जाके गिरते हैं, और इससे जो गैसीय पदार्थ निकलते हैं वो गैसीय पदार्थ हवा में जाके, नहीं भी गलत बना दिया हमने, हवा में जाके क्या कर लेते हैं, हवा में जाके यहां ऐसे ऐसी संरचना बनाते हैं, ऐसे ऐसे, और ये संरचना कैसी हो जाती है, फूल गोभी जैसी, फूल गोभी जैसी। आपको याद रखना है सबसे पहले प्रकार की ज्वालामुखी कौन सी थी, हवाई तुल्य शांत उद्गार, दूसरी स्ट्राम्बोली तुल्य थोड़ा सा विस्फोट के साथ उद्गार, और तीसरे नंबर पे आपकी आ गई वोल्केनो तुल्य, ये बीच की आ गई, और इसमें फूल गोभी जैसी संरचना बन जाती है। आप याद रखना इसकी खास बात। पहली बात, उद्गार भयंकर विस्फोट के साथ, उद्गार भयंकर विस्फोट के साथ लावा चिपचिपा एवं गाढ़ा होता है, जो ज्वालामुखी के मुख व नली में जम जाता है, फिर अचानक भयंकर विस्फोट के साथ उद्गार होता है। गैसें आकाश में
फूल गोभी जैसी संरचना बना लेती हैं, संरचना बना लेती हैं। ओके जी, उसके बाद इसका एग्जाम्पल कौन होगा? इटली की वेलकेनो ज्वालामुखी। आपको पता है इसी वेलकेनो के नाम से ज्वालामुखी को वेलकेनो कहा जाने लगा था। इसी ज्वालामुखी वेलकेनो के नाम से वेलकेनो तुल्य ज्वालामुखी कहा जाने लगा था। 4 नंबर आपकी होगी विसुवियस तुल्य, जिसको पलीनी तुल्य भी कहेंगे, पलीनी तुल्य। अभी 1 मिनट में ही तो बताने वाला हूं। और 5 नंबर पे होता है पीली तुल्य, पीली तुल्य ज्वालामुखी। ये होती है विस्फोट के आधार में। आपकी अभी तक 3 हो गई, 2 और बच गई। इतनी बातें आपको समझ में आ गई हो तो बताओ। समझ में आ गया जी। 4 नंबर, 4 नंबर ज्वालामुखी है वेलकेनो तुल्य ज्वालामुखी, वेलकेनो तुल्य ज्वालामुखी। तो अभी मैं बता रहा था वही बात है। इसमें अरे वेलकेनो गलत लिख दिया भाई, वेलकेनो तो पढ़ ही दिया हमने। विसुवियस का नंबर आ गया, विसुवियस का, विसुवियस, विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी। इसमें जो लावा होता है, आपको इतना तो पता होगा, ये विसुवियस कहां की ज्वालामुखी है? इटली की सुसुप्त ज्वालामुखी। सुसुप्त ज्वालामुखी का मतलब एक बार लावा निकलता है फिर बंद हो जाता है बहुत सालों तक, अभी बताऊंगा, और उसके बाद ये दोबारा विस्फोट करती है। तो ये इसमें जो लावा निकलता है वो ऐसे जाके गिरता है, बिल्कुल ये लावा गिरता है ऐसे, और पत्थर जो होते हैं वो ऐसे गिरते हैं। ऐसे गिरते हैं। और इससे जो गैस निकलती है, धूल निकलती है, राख निकलती है, वो ऊपर जाके ऐसी ऐसी बादल बना देती है। बादल, बादल, बादल बना देती है भाई। क्या बना देती है? बादल। धूल और राख के बादल बन जाते हैं, बादल। और धूल और राख के बादलों को नूई आदंते, आदंते, नूई आदंते कहते हैं। आपसे सवाल पूछा जा सकता है नूई आदंते का संबंध किससे? ज्वालामुखी से। एक सवाल। दूसरा सवाल आपका यह भी बन सकता है नूई आदंते में ही कि नूई आदंते का निर्माण किससे होता है? ज्वालामुखी धूल एवं राख से। और अब लगातार विस्फोट तो बढ़ता जा रहा है। तो ये आपकी बात थी। यह वेलकेनो तुल्य ज्वालामुखी से अधिक विस्फोटक होती है। ठीक है जी। वेलकेनो तुल्य ज्वालामुखी से अधिक विस्फोटक होती है। इसमें एक और है, 79 ईस्वी में इटली की विसुवियस ज्वालामुखी में विस्फोट
हुआ, जिसका प्रथम पर्यवेक्षण प्लीनी को आप जानते होंगे, रोमन भूगोलवेता, प्लीनी ने किया तथा प्लीनी महोदय इसके लावा के नीचे दबकर मर गए। लावा के नीचे दब गए। प्लीनी देखने गए थे विस्फोट, बहुत भयंकर विस्फोट हुआ और लावा के नीचे दब गए। अतः इसे प्लीनी तुल्य ज्वालामुखी भी कहते हैं। ऐसा विस्फोट होता कहां है? इटली की वेलकेनो ज्वालामुखी। इटली की वेलकेनो ज्वालामुखी में ऐसा विस्फोट होता है। अभी देख लो आप क्या स्थिति है। इतनी बातें समझ में आ गई क्या आपको? देख लीजिए यहां तक की बात समझ में आ गई या नहीं आई? एक प्रकार की हमारी और बची है। विषुवस तुल्य ज्वालामुखी के बाद हमारे पास एक प्रकार की ज्वालामुखी और बची है, उसका नाम है पीली तुल्य या पीलियन तुल्य। पीली तुल्य या पीलियन तुल्य। इतनी बात समझ में आ गई। तो लास्ट हमारे पास आ गई है पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। अब आप इसमें थोड़ा देखो, अब चित्र में हम बार बार बड़ा बना रहे हैं, बार बार लावा को और ऊंचे ले जा रहे हैं, तो आप इस बात को समझ गए कि लावा अब की बार और ऊंचा जाके गिरेगा और भयंकर विस्फोट के साथ लावा बाहर आएगा, बिल्कुल बाहर आएगा। बड़े बड़े पत्थर जाके बहुत दूर तक गिरेंगे, बहुत दूर तक, यानी कोई आप समझिए कि जितना पॉसिबल हो सकता है वहां तक गिरेंगे और ये गैसें और ऊपर जाके आसमान में फैल जाएंगी। ये हमारी लास्ट है इसमें पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। तो आप समझ गए इसमें सबसे भयंकर विस्फोट होता है, सबसे तेज विस्फोट जो होता है वो इसी में होता है। और कई बार तो इसमें ज्वालामुखी के शंकु का, इस शंकु का ऊपर वाला भाग ही उड़ जाता है, 1/3 भाग ऊपर का उड़ जाता है विस्फोट के साथ। आप देखिए जब ये लावा बाहर आता है तो इतना भयंकर विस्फोट होता है कि पहाड़ जो होता है उसका ऊपर वाला भाग ही उड़ जाता है और 100 किलोमीटर तक जाके पत्थर गिरते हैं। ऐसी घटना कहां हुई है? तो अभी मैं आपको बताता हूं। यह सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी है। सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी कौन सी है? आपकी पीलियन तुल्य। और सबसे कम विनाशकारी हवाई तुल्य, जो पहले नंबर पे हमने कराई थी। और अब ऐसा विस्फोट कहां होता है? ऐसा विस्फोट पश्चिमी द्वीप समूह यानी कि वेस्ट इंडीज, पश्चिमी द्वीप समूह की पीली ज्वालामुखी में हुआ है। और एक इंडोनेशिया की एक ज्वालामुखी है कराकाटोआ ज्वालामुखी में 1883 में
इतना भयंकर विस्फोट हुआ था कि 250 किलोमीटर तक भूकंप महसूस किया गया था। तो इस प्रकार ये ज्वालामुखी सबसे विनाशकारी होती है। यहां तक की बात आज हमने की। कल हम इसी ज्वालामुखी को पार्ट 2 में दोबारा पढ़ेंगे, जिसमें हम ज्वालामुखी की उद्गार की सक्रियता के आधार पे, सक्रिय ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी, फिर हम बात करेंगे ज्वालामुखी के विश्व वितरण की, फिर हम बात करेंगे ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों की, शंकु, गुंबद, क्रेटर, काल्डेरा, गैसर, दुआरे, और फिर हम बात करेंगे ज्वालामुखी की जो आंतरिक स्थलाकृति होती हैं, बैथोलिथ, लैकोलिथ, लेपोलिथ, फैकोलिथ, बैथोलिथ, इनकी। और कल हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना है।